अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मंडे मुबारक, स्टार्ट योर वीक विद पॉजिटिव एनर्जी। नाजरीन, पॉजिटिव एनर्जी की तो बात हम पूरे शो में करते हैं, पूरा हफ्ता करते हैं, कोशिश हमारी यही होती है की जाती रहे। एनर्जी की बात आज करते हैं, उस एनर्जी की जो कम नहीं होती, कम नहीं हो रही, कम नहीं होगी। मैं बात एक फ़लस्तीनी की कर रहा हूं। जुल्म उस पर होता है लेकिन उसकी एनर्जी कम नहीं होती, उसका हौसला नहीं टूटता। इस्राएली जारहियत और मजलूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ आज दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। और जब आप इस यकजहती का जिक्र कर रहे हैं शुएब, तो मैं यहीं पर आपकी बात को इंडोर्स करूंगी। आपने कहा ना कि जुल्म करने वालों पर जिस हद तक किया जा रहा है, उनके हौसले उस हद तक बुलंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये आज ही कल का मामला नहीं है, ये कहानी है बहुत पुरानी। कई दिहाइयों से इस्राएली मजालिम का शिकार फ़लस्तीनियों के साथ हर साल 29 नवंबर को इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान भर में तकरीबात का भी आज इनेकाद किया जाता रहेगा। एग्जैक्टली और इन तकरीबात का मकसद क्या है? जहां फ़लस्तीनी मुसलमानों की फतह और नुसरत के लिए दुआएं मांगी जाएं। 29 नवंबर 1947, तकरीबन 70 साल पहले, फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की जो करारदाद पेश की गई, जिसे इसराइल परस्तों ने मंजूर करवा लिया। कई दहाइयाँ बीत गईं, यानी 7 दहाइयाँ बीत गईं, मगर आज भी फ़लस्तीनी इसराइली रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। रवां बरस सैकड़ों फ़लस्तीनी इसराइली जारियत का शिकार हो, जबकि कई इमारतों को ज़मीं बोस किया गया। जब बात हम फ़लस्तीनियों की कर रहे हैं, कई ऐसे फ़लस्तीनी जो पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने तालीम हासिल की, यहाँ पर रहते हुए उनकी जो बॉन्डिंग है पाकिस्तान के साथ। तो एक ऐसे इवेंट में हम गए, वो तो हम आगे चलकर आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का ज़रा सा मुजाहरा हम आपको दिखाते हैं, यानी मेरी तरफ से था ये। जी, तो ये जो क्लैप करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और फलस्तीनी नहीं था, बल्कि यूं कह लीजिए कि फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए उस पूरे कॉस्ट्यूम में, उस पूरे लिबास में मेरे को होस्ट शुएब मौजूद थे। और जब आप लोग पहचान नहीं रहे थे, मैं यही बताने लगी थी कि जब ये उन्होंने वीडियो ग्रुप में भेजी कि हम लोग सॉलिडरिटी के बिना पर इस वीडियो को ऐड करना चाह रहे हैं शो में, तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग वो तो ठीक है लेकिन तुम कहाँ हो इस वीडियो में। तो अब मतलब एक मिस्ट्री थी, इसे सॉल्व करना था हम सबने, और फिर पता चला कि ये जो लिबास में और ये क्लैप करता हुआ बंदा है वो कोई और नहीं, वो हमारा शुएब। चले जी, क्या बात है। अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर, जिस खबर का हमें इंतजार था, अब उस पर बात करते हैं। और उस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया। अल्लामा साहब के साथ हमने कई नशिस्तें की और मुझे हर वो लम्हा याद है जब दुआएं मांगी गई। अल्लामा साहब ने रो रो के, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी कि वो दिन आए जब ये खबर आए जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। अल्लामा साहब, आप भी साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भी। और सऊदी अरब की तरफ से जो पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम और दीगर ममालिक पर जो सफरी पाबंदियां आई थी वो ख़त्म कर दी गई। अब 1 दिसंबर से इन ममालिक के मुसाफिर बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। कोविड के फैलाव के पेश नज़र, उस खतरे के पेश नज़र ये पाबंदियां आयद की गई थी, लेकिन अब उम्रा खुल गया, अब बस बुलावे की बात है ज़रिया। बिल्कुल ऐसे हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें ये बुलावा नसीब फरमाए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, इंतहाई खुशी की खबर है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए। ये बताइएगा, सऊदी वज़ारत दाखिला के ऐलान के बाद इन ममालिक के शहरी अब बराह रास्त सऊदी अरब का भी सफ़र कर सकेंगे, तो पाकिस्तान में उम्रे को आसान बनाने के लिए इस वक्त किस किस्म के इंतजामात जो हैं वो दरपेश हैं? क्या क्या हुकूमत को करना चाहिए, और वज़ारत जो मजहबी उमूर है उसका किरदार इसमें क्या रहेगा? जी, अल्लामा साहब आप साथ मौजूद हैं?
आई थिंक लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं अलामा ताहिर अशरफी साहब को और आपके सामने इस खबर की तफसील भी रखते हैं कि सऊदी वजारत दाखिला के ऐलान के बाद अब इन ममालिक के शहरी जिनका जिक्र हम लोगों ने किया है, ये बराह रास्त सऊदी अरब का सफ़र अब कर सकेंगे। पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती थी, क्वारंटीन के इशूज़ थे, लेकिन अब वो इशूज़ ख़त्म हो गए हैं। फ़ज़ाई पाबंदी के खात्मे के बाद इन ममालिक पर आयद उम्रा पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, यानी 2 दिसंबर का ही सबको अब इंतज़ार है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के शहरी आइंदा माह उम्रे की अदायगी के लिए अब सऊदी अरब जा सकेंगे। ताहम मुसाफिरों को अपनी कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है उसकी तफसीलात फराहम करना होंगी और सऊदी अरब की जानिब से मंजूर की जाने वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवाई जाएगी। अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन दोबारा से बहाल हुई है। अलामा साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि जिसकी हमने बहुत दुआएं की, बिलाखिर वो दिन आ गया कि हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि पाबंदियां हटा ली गई हैं, अब उम्रा जो है वो अदा किया जा सकेगा, पाकिस्तानी भी जा सकेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका एहसान है कि मुमलिकत सऊदी अरब ने बहुत ही बेहतरीन इंतजामात कर रखे थे कोरोना के दौरान, जिसके नतीजे में उस वक़्त कोरोना के दौरान भी 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो है हरमैन शरीफैन में आए और अब तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है उम्रे का और इंशाअल्लाह पहले मरहले में डायरेक्ट फ्लाइटों से जो हमारे पाकिस्तानी बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं और वो जाना चाह रहे थे वो जाना शुरू होंगे। उसके साथ ही उम्रे का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बस मैं आपके ज़रिए भी एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से, सऊदी अरब की हुकूमत का, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का, सऊदी वजीर दाखिला अमीर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ का, कि उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान के वजीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत के जो मुसलसल रवाबित थे और इस हवाले से जो हमने उनसे गुजारिश की थी, उन्होंने उस पर अमल किया। और दूसरा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो आपको इल्म है कि ये दीन और ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। तो अब मेरी अपनी कौम के लोगों से यही गुजारिश है, अपने पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है जो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं कि PIA भी, सऊदी एयरलाइन भी, तमाम एयरलाइनें अपनी बिसात के मुताबिक बेहतरीन कोशिशें कर रही हैं। जल्दबाजी ना करें, जहां इतना वक्त सब्र किया है थोड़ा सा और कर ले, इंशाअल्लाह सब चले जाएंगे। और इसी तरह उम्रा के मामले पे भी हमारे जो वफाकी वजीर मजहबी उमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों वो सऊदी अरब में थे, वहाँ बातचीत की है। हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा, वजीर आजम साहब की हिदायत है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलतें जो मुमकिन है पाकिस्तानियों के लिए वो हम हासिल कर सकें और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अलामा साहब, यहीं से मैं जानना चाहूंगी कि उम्र अदायगी को आसान बनाने के लिए वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर की जानिब से क्या इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, और हज के हवाले से भी बताइएगा उस सिलसिले में कब तक दरख्वास्तें लिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा सकता है? देखिए, जो ही सऊदी हुकूमत बताएगी तो हमारी वजारत मजहबी उमूर जो है वो कौम को बता देगी, वो ऐलान कर देगी ये कब दरख्वास्तें देनी है, कितनी दरखास्तें हैं, क्या निज़ाम है। अभी तक चूंकि सऊदी हुकूमत ने हज के सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया कि किस तरह क्या प्रोसेस होगा, कितने लोग होंगे, तो वो तो अभी बहुत ये कबल वक्त बातें हैं। बाकी उम्रा जिस तरह जो भी है उसकी भी अभी तरतीब जो है सऊदी हुकूमत ने ऐलान नहीं की। जो ही वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम भी यही और हमारी वजारत मजहबी उमूर भी। और जो कब तक मुतवक्को है उम्रा अदायगी के हवाले से सऊदी अरब की तरफ से अलामा साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बेताब हैं? देखें, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हमें उम्मीद है कि 10 दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह ये सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अलामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद, इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। दुआ कीजिए और बार बार कीजिए, गिड़गिड़ा कर कीजिए, रो कर कीजिए, अल्लाह दुआ सुनता है। और ये दुआ यही कीजिए कि बुलावा आए और जल्द आए और सबका आए और बार बार आए। ये उम्रे की सादत हम सबको नसीब हो, बार बार नसीब हो। उसके बाद जो
हज के अयाम आने हैं, उसमें भी हमारी यही दुआ है कि जिस तरह कोविड के माहौल में 2 साल हमने कठिन और मुश्किल मरहला गुजारा है। ये वक्त मुश्किल होता है कि जब कुछ ममालिक के लिए आसानियाँ हो जाएँ और पाकिस्तान उस फहरिस्त में शामिल ना हो, तो पाकिस्तान में बसने वाले फिर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हम भी उस फहरिस्त में चले जाएं, कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट लेवल पर होना है, जो स्टेट के लेवल पर इंतजामात होने वो तो हों। फिर तो बेशक जो बुनियादी बात है वो तो ये, जब बुलावा आ जाए तो फिर बॉर्डर नहीं रहता, फिर ना ही आप टिकट का इंतज़ाम करने का सोचते हैं, फिर इंतजामात सारे रब कर देता है। तो अल्लाह करे हालात इसी तरह से आसानी की तरफ चले जाएँ। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ चूँकि एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो आ चुका है और उस पर भी हमने बात करें, लेकिन चूँकि बात पाकिस्तान और सऊदी अरब की, और जिस तरह अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कहा ना कि ये जो ताल्लुकात है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के, ये ज़ाहिर है इनमें सिर्फ रिलीजन एक एस्पेक्ट नहीं है, इसमें कल्चर भी है, इसमें ब्रदरहुड भी है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी वहाँ बसते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वहाँ बसते हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, ये बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली और जब हम इस कनेक्टिविटी का जिक्र करते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि मुसलमान का भाई है, जब दूसरा मुसलमान किसी तकलीफ में होता है तो कहते हैं ना, या तो बड़ा भाई या फिर आपका हम उम्र भाई आपकी मदद को आगे होता है। तो ये खबर कुछ इस तरह से है कि रवा हफ्ते पाकिस्तान को सऊदी अरब रिलीफ पैकेज के तहत $3 अरब मिल जाएंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। तो मतलब यूं कह लीजिए कि फाइनेंशियल कंडीशन में मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी अरब एक बार फिर से अपने पाकिस्तानियों के साथ है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के जरिए इस पैगाम में कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब की ट्रांसफर में तमाम कानूनी मामला तय पा गए हैं और रवा हफ्ते ये डॉलर्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो लिहाजा सऊदी वली अहद ने गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान $3 अरब के सपोर्ट फंड की मंजूरी दी थी। एग्जैक्टली चलें जी, ये तो खबर आपने शेयर की। जरा आप क्विकली बढ़ते आगे, जो बात हम कोविड-19 की कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता फिर से सफरी पाबंदियां ना लग जाएं, चूंकि इस वक्त जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो वो साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ, लेकिन उसके बाद वो बहुत से और ममालिक में भी अब पाया जा रहा है, इवन यूरोपियन यूनियन में पाया जा रहा है, जर्मनी में मौजूद है, यूके में कोई केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं, अमेरिका में भी ये खदशा है कि वहाँ पर केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो नया वेरिएंट है किस हद तक खतरनाक है, अब हम इसकी बात भी कर लेते हैं। NCOC ने नए वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र 6 ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। जनूबी अफ्रीका, हांगकॉन्ग, मोज़म्बिक, नमीबिया और इस तरह के और ममालिक हैं जहां जिनको कैटेगरी C में शामिल किया गया है। और NCOC के मुताबिक इन ममालिक से बराह रास्त या बिलवास्ता यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी अगर आप लेंगे तो पाकिस्तान आप नहीं आ सकेंगे। अब ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, क्या वाकई पाकिस्तान को इससे ज़्यादा घबराना चाहिए? क्योंकि पहले भी कुछ वेरिएंट्स ऐसे आए थे जिससे मुतालिक हाइप तो बहुत क्रिएटिव, पर उस तरह से वो नहीं फैले। जब हमने बात की इवन पहले बीटा और फिर डेल्टा वेरिएंट, हम यूं कहेंगे कि वो दूसरे ममालिक में तो उस तरह से उसकी लहर बड़ी हमने हाइप क्रिएट होती हुई देखी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस खतरे से जरा महफूज रहा। तो इस खतरे के हवाले से बात करते प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये नई किस्म किस हद तक खतरनाक है बाकी लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के खतर पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी तक जितने वेरिएंट्स आए हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वेरिएंट है, क्योंकि इसमें तकरीबन 50 तब्दीलियाँ म्यूटेशंस आ चुकी हैं और ख़ास तौर पे उन जगहों पे तब्दीलियाँ म्यूटेशंस आई हैं जिसके ज़रिए ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में। आपने देखा ये फुटबॉल नुमा होता है और कांटे कांटे से होते हैं इस पर, तो कांटों के जो टिप्स होते हैं वहाँ पे म्यूटेशंस आ गई हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आसानी से खलियों के अंदर दाखिल हो रहा है। फिर आपके जिस्म के अंदर जो दिफाई निज़ाम है, जो एंटीबॉडीज़ है, उनको धोखा दे रहा है, क्योंकि वहाँ भी इसके अंदर म्यूटेशंस आ चुकी हैं और फिर इसमें फैलने की काबिलियत दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये अभी तक जितने म्यूटेशंस आए हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या दूसरे वेरिएंट से सिम्टम्स डिफरेंट हैं इसके? जी नहीं, सिम्टम्स वही मिलते जुलते हैं दूसरे वेरिएंट से, लेकिन ये डिटेक्शन में जरा मुश्किलात होती है। इतने आसानी से PCR टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता। यानी PCR टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होता? नहीं, PCR टेस्ट से डिटेक्ट तो होता है, लेकिन जो फॉल्स नेगेटिव जो आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं इसमें, जिसकी वजह से मतलब ये कि मौजूद होता है लेकिन नेगेटिव आ जाता है, तो उसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है।
इसमें, तो इस वजह से जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनमें परसेंटेज क्या आ रही है ओमिक्रॉन की? क्योंकि कुछ ममालिक में तो ये भी देखने में आ रहा है कि हाफ जो केसेस आते हैं वो होते हैं जिनको वैक्सीन हुई होती है लेकिन उन्हें ये वेरिएंट जो है वो मुतासर कर रहा है। बिल्कुल, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी मुतासर कर रहा है और जो नहीं वैक्सीनेटेड उनको तो कर ही रहा है। तो और वैक्सीन किस हद तक इसके खिलाफ प्रोटेक्ट कर रही हैं जो वो अभी पता नहीं है, लेकिन ख्याल है कि वैक्सीन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी इस वेरिएंट के खिलाफ, और इसलिए बहुत सारी कंपनियां अब नई बूस्टर डोजेस डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं जो इस खास वेरिएंट के खिलाफ आपको दिफाई निज़ाम को मजबूत कर सकें और आपको बूस्टर के जरिए आपको प्रोटेक्ट कर सकें। इस पे एक मॉडर्ना है, फाइजर है और भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। लेकिन उसमें आते आते कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो इस वजह से अभी कहना कबल वक्त होगा कि कब तक बूस्टर डोजेस अवेलेबल क्या पाकिस्तान में जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है सर? अभी तक हमने ट्राई किया चेक करने का कि कहीं पाकिस्तान में तो ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं आ गया? जीनोम सीक्वेंसिंग रोजाना की बुनियाद पर हमारा इदारा जो है कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक कोई पेशेंट हमारे सामने इस वाला वेरिएंट का नहीं आया। लेकिन मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान में आ चुका है, क्योंकि ये आप रोक नहीं सकते कि पाकिस्तान में आ चुका है। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान में आ चुका है। आपको 1, 2, 3 रोज में सामने आने हो जाए केसेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। दुनिया में एक जगह होता है, ट्रेवलर्स जहाँ मुख्तलिफ जगह से आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो पाकिस्तान यकीनन मुझे पहुंच चुका होगा और आपको चंद रोज में सामने आ जाएंगी केसेस। मुझे आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। अच्छा, इस सिलसिले में हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया है, सफरी पाबंदी आयद कर दी है। हमें इस सिलसिले में इस सफरी पाबंदी से किस हद तक मदद मिल सकती है? इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि सफरी पाबंदी से प्रोटेक्शन हो जाती है। तो 90-95% जो केसेस जो डायरेक्टली आते हैं उन ममालिक से वो ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि कई ममालिक में फैल चुका है, तो सर यूके में भी आ चुका है, हमने जरा इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। तो बहुत से ऐसे ममालिक जिन पर पाबंदी आयद नहीं है वहां पर ये वेरिएंट आ चुका है। सर फिर थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर 2 साल से आप इस पर काम कर रहे हैं कि जिस वक्त हम एक वेव से एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें क्या इंतजाम करने चाहिए। अब जब आपको यकीन है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है और ये खतरनाक भी है, फैलता तेजी के साथ है, तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान और यानी गवर्नमेंट की मैं बात करूं, हमें दोबारा से अपने वो उस सिस्टम को फाल करना होगा जैसे कि हमने चेंज करनी पड़ेगी स्मार्ट लॉकडाउन की, या कराची में जिस तरह हमने देखा था कि हमने सबसे बड़ा एक क्वारंटीन सेंटर बनाया था एक्सपो सेंटर में, क्या इस तरह क्वारंटीन सेंटर्स में दोबारा से फाल करने पड़ेंगे जो कि हमने बंद कर दिए थे? ये अभी जरा कबल वक्त है, क्योंकि एनसीओसी बहुत अच्छा काम कर रहा है और रोजाना की बुनियाद पे जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होने लगती है तो यकीनन लॉकडाउन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि किस हद तक यहाँ पे पहुंचा है और क्या मेजर्स लेने के जरूरी हैं, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया में जितने ममालिक हैं उनमें से सबसे बेहतरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल रहा है, क्योंकि एनसीओ की ने बहुत इफेक्टिवली इसको टैकल किया है। और स्मार्ट लॉकडाउन में हॉट एरियाज और कई हजार एरियाज मुल्क के स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हमेशा रहते रहे हैं, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। तो मुझे यकीन है कि इसमें हमें एनसीओसी के ऊपर रिलाई करना चाहिए, वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर ताउर रहमान अपना वक्त देने के लिए। और आपने 2-3 बात यहाँ इंपॉर्टेंट की है। पहली तो ये कि अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें आपका ये कह रहे हैं, क्योंकि आप इस पर बहुत अरसे से काम भी करेंगे, पाकिस्तान में ये वेरिएंट दाखिल हो चुका है, तो लिहाजा आप ये देखना है कि इस सिलसिले में किस किस्म के इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाते हैं। दूसरा ये कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के हवाले से बात की, या क्या कहते हैं बड़े उस पर मार्जिन पे हमने देखा कि वहाँ पर भी हमें आइसोलेशन सेंटर बनाने के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कहना कबल वक्त होगा कि हम इस किस्म के भी इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन यह बात खुशाइंद है कि हमने सफरी पाबंदियां लागू कर दी हैं ताकि इस वायरस की पाकिस्तान में दाखिले को जल्द से जल्द रोका जा सके। बट अगर वो दाखिल हो चुका है फिर आप इसे रोक नहीं सकते, तो रोक आप कैसे सकते हैं? एहतियात से। दैट मींस यू हैव टू वेयर मास्क, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। जो एहतियात आज से 1.5 साल पहले हमने जो कोरोना की फर्स्ट वेव में की थी वो बहुत अच्छी एहतियात थी, वो बहुत अच्छे SOP से जो लागू किए गए, फॉलो किए गए, उनको दोबारा से फॉलो करना होगा। फिर से हमें अपनी एहतियात को लाजिम करना है ताकि हम खुद को महफूज रख सकें, अपने फैमिली मेंबर्स को महफूज रखें, कॉलीग्स को, फ्रेंड्स को महफूज रख सकें। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, और अब जरा बात मुल्क की मईशत से मुताल्लिक करते हैं। एक और अच्छी खबर,
माली साल 2021-22 की पहली तिमाही में हुकूमत को 5.5% शरह नमू हासिल होने का इम्कान है। यानी पहली तिमाही में दरामदात और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। ही है। और जब हम शरह नमू में इजाफे के हवाले से बात करते हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कि एक अच्छा तवाज़ुन बरकरार हो रहा है। तो वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की रवा माली साल की जो पहला क्वार्टर है उसकी जायज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क की सालाना शरह नमू का जो हदफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5.5% के दरमियान बनने का इम्कान है। और हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में शरह नमू का जो हदफ है वो 4.8% मुकर्रर किया था। रिपोर्ट ये बताती है कि पहले क्वार्टर में जो हमारी बरामदात हैं वो 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन जो माहाना सतह है उस पर पहुंच चुकी है। मतलब ये कि ये हम लोग आपको एक मंथ का टारगेटेड पॉइंट बता रहे हैं। फिर सर्विसेज की जो इंपोर्ट है वो साल 2016 से अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अगर इस गवर्नमेंट में सर्विसेज को भी शामिल कर लिया जाए तो अब तक की बुलंद तरीन सतह होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि दरामदात भी अब तक की बुलंद सतह यानी कि 17 अरब 50 करोड़ डॉलर रही हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त बढ़ती हुई जो इक्तिसादी सरगर्मियां हैं उनमें मजीद एक बूस्टर का किरदार अदा करेंगी। एग्जैक्टली, तो ये अच्छी खबर है। इस पर जरा तज्जिया भी हासिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किए माहिर मौशियात हारून शरीफ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हारून साहब, ये फिगर्स जो ज़रियाब ने भी शेयर की, ज़ाहिर है बड़ी अच्छी फिगर्स हैं, हौसला अफजा फिगर्स हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी को ज़रा समझाइए ये जो फिगर्स हैं ये उसके लिए किस हद तक अच्छी हैं? क्योंकि हम जब बात मईशत की करते हैं, जब हम बात अपने हालात की करते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अच्छा महंगाई का एलिमेंट कहाँ पर है। तो इन सारे फैक्टर्स का इन्फ्लेशन पर क्या असर होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी हमारा ये ट्रेड बढ़ता है बाकी दुनिया से, जिसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, एक्सपोर्ट्स भी शामिल हैं, तो ये एक इंडिकेट करता है कि इक्तिसादी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तो ये तो खुशाइन बात है। पाकिस्तान की, जैसा कि आपने माशी ग्रोथ की बात की, वो 4 से 5% के दरमियान प्रिडिक्ट की जा रही है, जो कि 2 बहुत बड़े, जिसको हम इकोनॉमिक्स की ज़बान में एक्सटर्नल शॉक्स कहते हैं, एक कोविड पेंडेमिक का शॉक पिछले 2 साल का, और अभी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और तेल की कीमतें बढ़ने का शॉक हमारी इकोनॉमी में रेजिलियंस दिखाई है, उसको एब्जॉर्ब किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो अब हमने ग्रोथ की तरफ सफ़र शुरू किया है, इसको सस्टेन कैसे किया जाए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका जो सवाल था महंगाई के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए इसकी सिग्निफिकेंस का, कि अगर हम ग्रोथ के मोमेंटम को ग्रेजुअली इसको सस्टेन कर पाएँ, जो हमारी इंपोर्ट्स आ रही हैं उसका और एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा मुल्क है जिसका इन्हिसार ऑयल की इंपोर्ट पर है, इसेंशियल कमोडिटीज़ की इंपोर्ट पर आ गया है, उसके 2 ही हल हैं। वो हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाकर, पहली बात तो मैं ये कहता चलूँ कि ये खुशाइंद है कि बहुत अरसे के बाद एक्सपोर्ट की माहाना आपकी प्रमोशन दिखाई दे रही है। 2.46 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं माहाना, लेकिन इंपोर्ट का तनासुब अभी भी इससे दुगने से ज़्यादा है। अगर तो इंपोर्ट में ज़्यादा मशीनरी आ रही हो और हमारी प्रोडक्टिव इंपोर्ट हो रही हो, तो फिर इवेंचुअली वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित होंगी, जिससे हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट इवेंचुअली इस गैप को ख़त्म करेगी। ये मामला समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, देखिए 2 चीज़ों का महंगाई पे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एक तो ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि तकरीबन 10 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट तेल की है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, आपके हाउस होल्ड का खर्चा बढ़ जाता है, तो हमें ग्रेजुअली जो है तेल पर इन्हिसार घटाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना पड़ेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हमारा इन्हिसार उस पर कम हो। बिजली जो हम बनाते हैं ऑयल से, उसको भी हमें पानी की तरफ शिफ्ट कर। तो महंगाई के लॉन्ग टर्म ख़त्म करने के तो ये तरीके। शॉर्ट टर्म में महंगाई मुझे अभी इसी लेवल पर दिखाई दे रही है, लेकिन डॉलर की कीमतें कुछ गिरना शुरू हो गई हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की तवक्को है। मैं दुआ करता हूं और मेरी एडवाइस भी हुकूमत को हमेशा यही रही है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आबादी क्योंकि बढ़ रही है,
चीजें उस तनासिब से हमें यहाँ बनाने की जरूरत है, और जो सरप्लसेस बनाए हम उनको हम एक्सपोर्ट कर पाएं और वो कंपेटिटिव हों। उसके लिए स्किल्स में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और नई मंडियां तलाश करनी पड़ेगी। सही, तो हमारे जो टेक्नोलॉजी और आईटी का शोबा है वो इसी जरा ज़्यादा रिलेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हो, एक्सपोर्ट में हमारी इजाफा हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर हमने देखा कि कोविड के बावजूद पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है कि जहाँ से हम देखते हैं कि हम बरामदात दूसरे ममालिक में भेज रहे हैं। तो जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं वहीं पर हम आपको कुछ और नई चेंजेस के हवाले से भी बात के बारे में बताएंगे। वो ये कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का अब 7वां नंबर है। इसकी वजह बढ़ती हुई आबादी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और मसनूआत का बेदरेग इस्तेमाल है, जबकि इसके अलावा कूड़ा करकट यानी कि जो हमारा कचरा होता है उसको ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब बंदोबस्त ना होना, ये मौसमियाती तब्दीली की एक अहम वजह बताई जा रही है। बिल्कुल, और दुनिया में इस वक्त सालाना 2 बिलियन टन कचरा पैदा होता है, और पैदा होने वाला ये कचरा इसका सिर्फ 15% ही रिसाइकिल होता है। कचरे को ठिकाने लगाने के जो फरसूदा निज़ाम है उसमें ऐसे अवामिल शामिल हैं जो इस मसले की संगीनी में इजाफा कर रहे हैं। इस सूरत हाल का इदराक करते हुए पाक फौज की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए आज हम उसका जिक्र करते हैं। बेगम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत के मुताबिक 2019 से पूरी फौज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे को ठिकाने लगाने का जो इंतजाम है उसमें जदीद तरीका मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसे जीरो वेस्ट कहते हैं। जीरो वेस्ट निज़ाम क्या है ये भी आज समझने की कोशिश करते हैं। और जो जरिए आपने बात की कि 7वां नंबर है पाकिस्तान का मुतासर होने में फॉर दिस क्लाइमेट चेंज, तो इन एक्चुअल पिक्चर क्या है पाकिस्तान की, कैसे निमट सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। और आसमान को छूते हुए पहाड़ों की एक खूबसूरत दुनिया, गुजरने वाले हर लम्हे में इंतहाई तेज रफ्तारी से तबाही की तरफ जा रही है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है जिन्हें क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा खतरात का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलाब आने का खतरा भी लाहक रहता है। पानी के बेजा ज़िया की वजह से पानी की जेर जमीन सतह में तेजी से कमी आ रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो हम 2025 तक पानी की इंतहाई शदीद किल्लत का शिकार हो सकते हैं। तेजी से फैलते रिहायशी इलाकों की वजह से हम जंगलात की रही सही तादाद को भी काटते चले जा रहे हैं। फैक्ट्रियों से रोजाना निकलने वाले केमिकल्स की एक बड़ी तादाद समंदर में जमा हो रही है। बहीरे अरब में ये आलूदगी और गंदगी मछलियों और दीगर आबी हयात को तेजी से खत्म कर रही है और समंदर में डेड जोन्स को जन्म दे रही है। माहौल को दरपेश इन चैलेंजेस की बुनियादी वजूहात में शामिल है बढ़ती हुई इंसानी आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म। बढ़ती हुई डिमांड के पेश नजर फैक्ट्रियां बड़ी तादाद में मसनूआत तैयार करती हैं। इन मसनूआत और उनकी पैकिंग में पानी और दीगर कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे कागज, प्लास्टिक और स्टाइरोफोम वगैरह का इख्तिताम कचरे के ढेर पर ही होता है। दुनिया में कचरे के सबसे बड़े जखीरे इस वक्त बहरुल काहिल में पाए जाते हैं। प्लास्टिक को जमीन में गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। जानवर और परिंदे प्लास्टिक को खुराक समझकर खा जाते हैं, जो उनके लिए अजियतनाक मौत का बायस बनती है। ये प्लास्टिक हमारे नकासी के निजाम में एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाती है और ये रुकावट शहरों में सैलाबी सूरत हाल का बायस बनती है। हमारे मुल्क में प्लास्टिक को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जलने वाली इस प्लास्टिक से इंतहाई खतरनाक केमिकल हवा में फैलकर कैंसर और दूसरे मोहलक अमराज का सबब बनते हैं। जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं वो छोटे छोटे जर्रात में तकसीम हो जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये जहरीले मादे जानवरों के गोश्त और दूध में शामिल होकर हमारी खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब मसाइल गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है और इनका हल रवैये की तब्दीली है। इन तब्दीलियों का नाम है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। यानी डस्टबिन में कचरे की मिकदार का बिल्कुल ना होना। दुनिया तेजी से इस तर्ज अमल को अपना रही है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली लाकर हम भी जीरो वेस्ट कल्चर को अपना सकते हैं।
मगर कैसे? 5R के फार्मूले पर अमल करके। सबसे पहले हमें खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुदरती माहौल को दरपेश खतरात और उनकी रोकथाम के बारे में बताना होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गैर जरूरी अशिया खसूसन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। पेपर और प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर्स की बजाय कपड़े का रुमाल, डाइपर्स की बजाय कपड़े की नैपीज, बाजार में खाने पीने की अशिया के लिए सफरी मग और बॉक्स अपने हमराह रखें। ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनको रिसाइकल किया जा सकता हो, यानी शीशे, धात और कागज से बनी हुई अशिया, और प्लास्टिक से तो कतई तौर पर इज्तनाब करें। किचन और बाग से हासिल शुदा कचरा ये मिट्टी का रिज्क है, इसे मिट्टी में ही वापस जाना चाहिए। हम कंपोस्टिंग के बहुत सादा तरीके को अपनाकर इस कचरे को कुदरती खाद में भी बदल सकते हैं। हम इसे जानवरों के चारे और ईंधन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों पर अमल करके न सिर्फ हम 80 से 90% तक कचरे की पैदावार कम कर सकते हैं, बल्कि अपने महदूद कीमती वसाइल को भी बचा सकते हैं। मगर हम अपनी लापरवाही से अल्लाह के इस निजाम में खलल पैदा करते हैं। ये फसाद फिलर्स नहीं तो और क्या है कि हमने खुशकी और तरी को हर जानदार के लिए आलूदा कर दिया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें बदलना होगा। आइए मिलकर अहद करें कि हम बनाएंगे एक उजला और साफ पाकिस्तान, एक सरसब्जो शादाब तौर पर देख ली, लेकिन हमारे पास इससे भी ज़्यादा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आपको बताने के लिए। और मुझे भी प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आई है, वो ये कह रही हैं कि ऑडियो मतलब ये कि दोबारा से बात करना शायद मैं शुरू कर देती हूँ कि रिपोर्ट आपने देख ली और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़े। लाउंज में हम बैठ चुके हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अब आपसे बातचीत के लिए एक और शख्सियत हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जिस शख्सियत का हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये है तो उम्र में बहुत छोटे, लेकिन इनके कारनामे हैं बहुत बड़े बड़े। क्योंकि जब भी हम कितने इंटरनेशनली पाकिस्तानी किसी भी शख्सियत की जब पजीराई उसे मिलती है, जब उसके काम को सराहा जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फख्र से कहते हैं कि सीना चौड़ा हो जाता है, स्पेशली उन पेरेंट्स का भी कि जिनके वो बच्चे होते हैं। तो जनाब, पहला पाकिस्तानी नौजवान अहमद जफर इनका नाम है और इनकी सलाहियतों का जो एतराफ़ है वो अमरीकी मैगजीन, अमरीकी जरीदा फोर्ब्स की जानिब से भी किया जा रहा है। कारनामा इन्होंने ये किया कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान अहमद एक रिसर्च पर थे और वो रिसर्च इस हद तक आगे बढ़ती चली गई, उसमें उन्हें इतनी कामयाबी मिलती गई कि जो थैलेसीमिया का मर्ज है, इनके मरीजों को खून की कमी का सामना क्यों है, क्वेश्चन मार्क था ये उनके लिए। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने हल के तौर पर एक ऐप भी मुतारिफ करवाई। अब उससे मालूम ही किया गया कि कहां कहां पर ब्लड दस्तयाब होगा, कहां कहां पर ये ब्लड अवेलेबल होगा, थैलेसीमिया के जो मरीज हैं वो उसको वहां से ले सकते हैं। लिहाजा फोर्ब्स ने उन्हें 100 बासलाहियत नौजवानों की टीम में शामिल कर लिया है और अब वो बने हैं सुबह पाकिस्तान के मेहमान। जबरदस्त। अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। ग्रेट। अहमद, इससे पहले कि मैं आपकी एप्लीकेशन पर जाऊं, चूंकि आप 100 बासलाहियत नौजवानों की टीम में शामिल हुए हैं, फोर्ब्स ने आपको रिकॉग्नाइज किया माशाल्लाह, ये प्रोग्राम क्या था, सिलेक्शन कैसे हुई, ये पूरा प्रोसेस क्या था? जी, तो बेसिकली राइज एक इनिशिएटिव है बाय द फॉर्मर CEO ऑफ गूगल। उन्होंने $1 बिलियन की कमिटमेंट किया टू फाइंड एंड सपोर्ट ग्लोबल टैलेंट। तो इस साल उन्होंने 100 लोग सिलेक्ट करने थे, 100 बच्चे सिलेक्ट करने थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको वो फंड करेंगे एंड मेंटर करेंगे। फंडिंग में उनकी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन आ जाएगी, तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो फंड कर देंगे उसको। इसके अलावा हमारा एक समिट होगा 3 वीक्स का साउथ अफ्रीका में। प्रोबेबली अगर सिचुएशन सही हो जाती है, अब तो ओमिक्रॉन आ गया है आई होप सही हो जाए इंशाल्लाह। और इसके अलावा वो मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड कर सकते हैं। अगर मैं कोई फ्यूचर में कोई पब्लिक बेनिफिट वेंचर करता हूँ, वो उसको भी फंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो हमें लाइफ लॉन्ग कैरियर मेंटरशिप सर्विसेज भी देंगे। इसमें वो इंटर्नशिप्स, जॉब्स वगैरह की सपोर्ट करेंगे बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मुस्तकबिल में कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं आने वाला अगर आपने कोई प्लान एग्जीक्यूट करना हो तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनेंशियल बर्डन जो होता है एजुकेशन का, वो मेरे पेरेंट्स से अब एंड ऑफ उतर गए। अब जरा आए, जो आपने काम किया, आपने कोविड के माहौल में ये कैसे जाना कि अच्छा इस वक्त जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको ब्लड के बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं? बिकॉज ज़रा कोविड में हमने देखा कि वाकई ये इशूज़ तो बहुत ज़्यादा आए। वो NGOs, वो इदारे जो काम कर रहे थे ब्लड डोनेशन से मुतालिक या ब्लड कलेक्शन से मुतालिक, उन्होंने भी कहा कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आपने फिर कैसे काम किया इस पर?
बेसिकली पैंडेमिक के स्टार्ट में मैंने देखा था कि ये ब्लड शॉर्टेज का कोविड-19 को पेशेंट्स को इशू आ रहा है, तो उस वक्त मैंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी टू लिंक द कोविड-19 पेशेंट्स विद द ब्लड डोनर्स। तो उसके फॉलोइंग मंथ से मैंने थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी लिंक किया था ब्लड डोनर्स के साथ। तो उस वक्त मैंने देखा था कि शॉर्टेज है ब्लड की, लेकिन ये मुझे नहीं पता था क्यों है। तो फिर मैंने बाद में जाके इस पर रिसर्च की थोड़ी सी, मैं इंटरव्यूज़ किए, मैंने एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ किए थे, मैंने पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ किए थे। तो फिर मैं एक सोल्यूशन पे पहुंचा था कि पाकिस्तान में जितनी भी NGOs और सोसाइटीज़ काम कर रही हैं थैलेसीमिया पे, दे ऑल आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है जी। तो उसको कनेक्ट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए मैंने ऐप डिज़ाइन की थी, वेबसाइट डिज़ाइन की थी जो पेशेंट्स को कनेक्ट करेगी विद ऑल ऑफ द नियर बाय ऑर्गेनाइजेशंस। वो ब्लड बैंक्स देख सकेंगे ऐप से और वो इजीली उसको एक्सेसिबल कर सकेंगे ब्लड को। तो अब उस ऐप के थ्रू कितने हम कह सकते हैं कि NGOs हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं और मतलब इतने लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं? बेसिकली ऐप मैंने प्रोटोटाइप्स बनाई थी क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी ना, उस वक्त मेरे पास फंड्स थे डेवलपर हायर करने के लिए। तो मैंने प्रोटोटाइप्स बनाए थे, एक सॉफ्टवेयर सीखा था मैंने उस वक्त। तो उसके बाद मैंने आइडिया वो प्रेजेंट किया था एंड दे बेसिकली सिलेक्टेड दैट आइडिया। ओके अच्छा, उसमें आप अब सिलेक्शन के अमल की तरफ आ जाते हैं। जो आपकी सिलेक्शन हुई, इसमें आइडिया आपको पिच करना होता है या फिर आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक टॉपिक दिया जाता है कि आप इन कैटेगरीज में से अप्लाई कर सकते हैं? जी, बेसिकली इसका काफ़ी ईयर लॉन्ग एप्लीकेशन प्रोसेस था एंड इट वाज अनलाइक द ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस दैट वी सी। इसमें हम लोगों ने अपनी स्टेज 1 में वीडियोस बनानी थी अपने अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट आवर गोल एंड अबाउट आवर पैशन। उसके बाद स्टेज 2 में हमने प्रोजेक्ट करना था ये वाला। आपने अपनी कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम देखनी थी और उसका आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन निकालनी थी और मैंने इस पे काम किया था। फिर तो अब क्या इस एप्लीकेशन को बाकायदा आप एग्जीक्यूट भी करेंगे? हाँ जी, मैं और फंड्स इनसे जो अभी मैं आगे मेरी नॉन प्रॉफिट को फंड करेंगे तो मैं ये आइडिया और प्रेजेंट करूंगा आगे ताकि मैच्योर हो आइडिया और एग्जीक्यूशन के मराहिल में जाए। थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर भी करें कि आप कैसे इस पर काम करना चाहते हैं और जब ये एप्लीकेशन बन जाएगी तो उससे फ़ायदा कैसे होगा? क्या सिर्फ इतना सा फ़ायदा है? वैसे तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि थैलेसीमिया के पेशेंट को बस ये मालूम हो जाए कि नियर बाय उसको जो भी ब्लड टाइप चाहिए वो उसके नियर बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है या कि इसका और कोई वास्ट स्कोप है? जी, बेसिकली अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन उस ऐप में आ जाएंगी तो काइंड ऑफ एक कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म बन जाएगा उन ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने का। तो जब वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी तब वो मतलब आपस में मिल के कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को बता सकते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स को जो बेनिफिट करेगी इन द फ्यूचर। लाइक व्हाट? वो क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? बेसिकली प्रिवेंशन प्रोग्राम हो सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ और इस तरह के कोई भी पॉलिसी हो जाती है जो बेनिफिट कर सकती है थैलेसीमिया पेशेंट्स को, क्योंकि उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो जिन पे वो अपनी आवाज़ दे सकें। ठीक है, अभी वो काम तो कर रहे हैं पर इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे। अहमद सॉरी, ये भी इससे समझें कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड तो मौजूद है, डोनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये मसला है? जी, ये एक मसला था, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मसला भी है कि ब्लड डोनर्स कम है। हमें अवेयरनेस और चाहिए कि ब्लड लोग डोनेट करें आके, क्योंकि काफ़ी मिथ्स हैं पाकिस्तान में रिगार्डिंग ब्लड डोनेशंस जिनको देखा जाए। तो इस पर भी आप कोई आवाज़ उठाओ कि मतलब इनके कितने कि आप बाज़ इन्फ्लुएंसिंग पार होना आपका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा ना कि हमारे यहाँ पे लोगों में भी बहुत कम रुझान है कि वो ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि अमूमन अगर आज मैं ही बात करती हूँ ना कि मैंने ब्लड डोनेशन के लिए जाना है तो मेरे घर से सबसे पहले आवाज़ है कि अपनी सेहत देखी तुमने तो तुम जाके ब्लड डोनेट करोगे। तो मतलब ये कि यहाँ पर हमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी, इस प्रोग्राम पर भी कोई है माइंड में आगे चल के? जी, इन द फ्यूचर मैं वर्क करूँगा इस पर भी, लेकिन मैंने स्टार्ट इस चीज़ से किया है। और जो ही आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आपने कहा ना भी एग्जीक्यूशन, इस पर आपको फंड चाहिए। अहमद, अप्रॉक्सिमेटली कितने फंड तक आ रहे हैं आपको इस पर? बेसिकली अभी मैंने इसका कोई बजट किया नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर मैं बैठूंगा एक्सपर्ट्स के साथ और डिसाइड करूंगा। फिर डिसाइड होगा ना कि जो एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं कि इसका स्कोप कितना है, कितनी आबादी को या फॉर दैट मैटर किस तरह इसको एग्जीक्यूट आपने करना है। थैलेसीमिया ही क्यों? बेसिकली उस वक्त मैंने देखा था कि थैलेसीमिया कैंप्स में जो बच्चे हैं दे आर नॉट लिविंग द सेम चाइल्डहुड दैट वी यूज्ड टू लिव। काफ़ी उनमें वो स्कूल्स नहीं जा रहे और उनके माँ बाप पे इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, तो उस बेस पे मैंने उनके लिए स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया और फिर जब इस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने ज़रा एप्लीकेशन प्रोसेस, भले वो एक डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस था, ऐसी उम्मीद थी कि आप फोर्ब्स मैगजीन में अहमद का नाम आएगा, तस्वीर आएगी, पहला पाकिस्तानी होगा जो कि 100 इन्फ्लुएंशियल यंग मैं लीडर्स कहूँगा इस लिस्ट में शामिल होगा? एक्सपेक्ट तो मैंने नहीं किया था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब उस वक्त मैं सोया हुआ था जब इनकी कॉल आई थी। अच्छा। और मेरी अम्मी को यूके से कॉल आई और आई मेरे पास, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने कहा अच्छा यूके से कॉल आई है क्या?
मैंने उठाया फ़ोन पे एंड उसी तरह होता है जिस तरह फिल्म्स में होता है कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। और आपने कहा इसको प्रैंक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? उसी तरह हुआ। मैंने कहा अच्छा, उस वक्त मुझे समझ नहीं आया मैं आगे से क्या अंग्रेज़ी बोलूँ। मैंने कहा थैंक यू ओके ओके। स्पीचलेस मोमेंट था है ना। तो अच्छा, जिस वक्त सिलेक्शन हुई उस वक्त तो डेफिनेटली उसके बाद मतलब जब होश आया, थोड़ा सा हौसला मिला, नहीं अच्छा ये हो गया है, तब उसके बाद फैमिली की क्या तासुरात थे, पेरेंट्स और फैमिली में बाकी बहन भाई भी हैं? हाँ जी, मेरी बहन है 4। तो उनके साथ आपने फिर अपनी इस खुशी को हाँ जी मैंने शेयर किया तो सब काफ़ी खुश हुए। उसके बाद मैं भी खुश हुआ। ज़ाहिर खुशी रिसर्च कर रहे थे आप, उस वक्त किसी को एतमाद में लिया था कि मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ, मतलब उसके साथ भी आपने फिर कुछ शेयर किया हो? मैंने अपनी फैमिली और थोड़े बहुत फ्रेंड्स को बताया था, मैंने ज़्यादा अनाउंस नहीं किया था उस वक्त ये। ओके जी। अहमद, यू आर द ओनली पाकिस्तानी इन? हाँ जी, आई एम द ओनली पाकिस्तानी। ओके, आपको लगता है कि और लोगों ने भी अप्लाई किया था या आपको लगता है कि अप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड 50,000 ने अप्लाई किया था। 50,000? हाँ जी, पहले 500 सिलेक्ट हुए थे और फिर हमारे इंटरव्यूज हुए थे, ग्रुप डिबेट्स हुई थी, तो उन टॉप 500 से फिर 100 शॉर्टलिस्ट हुए थे। ओके, डिबेट में भी आपको डिफेंड करना था अपने इस आइडिया को? हाँ जी, और पिच करना होता है ना अपने आइडिया, प्रॉपर्ली इंटरव्यूज थे ना। और ये जो प्रोग्राम है लाइफ लॉन्ग है, इसमें सिर्फ आपका आइडिया नहीं देख रहे थे, आपको भी देख रहे थे कि आप में कितना पोटेंशियल है कि आप आगे जाके कोई सोशल इम्पैक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर? आई सी व्हाट आई कैन डू बाद में। ओके, अच्छा मुख्तसर एक छोटा सा लास्टली ये भी कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी से बात हुई, किसी ऑफिशियल से या कुछ भी? नॉट येट, बट वी जस्ट होप कि क्योंकि ये भी एक सरकारी इदारा है और आपको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन ने मतलब डेफिनेटली न सिर्फ सराहा है बल्कि हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। वी जस्ट होप कि जितना आपके काम को सराहा जा रहा है, क्योंकि हमें कहा गया था कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसे बुलाओ लाजमी अपने शो में। तो आज अहमद हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह वी जस्ट होप कि बाकी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेवल पर जाकर आपकी किसी न किसी से मुलाकात हो। थैंक यू सर। थैंक यू अहमद, इट वाज सो नाइस टू हैव यू, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और मेहमान और टॉपिक्स अभी बाकी हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जब ब्रेक से हम हैं तो आपके लिए तफरीक का एक नया सामान लेकर आए हैं, क्योंकि इस वीकेंड को हमने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया। ना सिर्फ हमने बल्कि मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे सिफारत खानों के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी, बहुत सारी एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी वाइफ्स ने भी, और इस्लामाबाद के लोगों ने भी। एग्जैक्टली हम बात करें पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम ग्रैंड बाजार 2021 की। ये एक ज़बरदस्त बाजार जिसमें 100+ स्टॉल्स थे, मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत थी, ना सिर्फ एम्बेसडर जिस तरह आप अपने कहा उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद थी। तो जो फैमिलीज वहाँ पर गई बड़ा इन्होंने एंजॉय किया। जरिए आप तो कर रहे थे इस इवेंट को होस्ट, इन्होंने स्टेज को एंजॉय किया और मैंने स्टॉल्स को एंजॉय किया। तो स्टॉल्स में कैसी गहमा गहमी थी, क्योंकि मेरा फोकस था खाबा। IC मैंने देखा और आप जरा थाई सूप भी बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आपके जाने के बाद फिर मैंने भी थाई सूप वहीं पर ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि भूख लग रही थी। बहुत बड़ा इवेंट था, बड़ा एंजॉय किया हम सब ने। तो शेफ तो थाई फूड एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो एंजॉयमेंट मिली ना, वो जो रेफर ड्रॉ था ना, वो उसमें बहुत एंजॉयमेंट थी। और इतने मजे मजे के सरप्राइजेस थे, इतने मजे मजे के सरप्राइजेस थे लोगों के लिए। और सबसे अच्छा पता कब लगा, जब मैं किसी बच्चे को बुलाती थी और फिर वो आके उसमें से चिट निकालना और टिकट का नंबर अनाउंस करना। उन्हें में शेफ के बच्चे भी थे, हमारे जो प्रोड्यूसर साहिबा है उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद थे। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चों की लाइन लगी हुई थी। सब बच्चे कहते हैं हम जाएंगे जरियाब आंटी के पास। जी बिल्कुल, और उन्होंने आके जो था वो टिकट निकाला। बट एनीवेज, ये क्या फेस्टिविटी रही। हमने इसको प्रॉपर्ली आपके लिए अरेंज किया है एक रिपोर्ट की सूरत में, और ये सारा क्रेडिट मैं दूंगी शुएब को, क्योंकि वो स्टॉल्स पर जाकर लोगों से न सिर्फ मिल रहे थे, एंजॉयमेंट भी कर रहे थे, और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट भी इकट्ठी कर रहे थे। तो मैं बन गया था इजिप्ट वाला भी, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, देखिए जरा।
गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन पफा के ग्रैंड बाजार 2021 में खुश आमदीद। एक ऐसा बाजार जहां कल्चर भी मिलेगा, ट्रेडिशन भी दिखाई देंगे, लोकल कुजीन्स भी आपके सामने होंगी, हाथ रोक नहीं पाएंगे, माउथ वाटरिंग डिशेस होंगी। झंडे जब साथ लहराते हैं, अमन, दोस्ती, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जो स्टॉल साथ लगे हैं, सजा है ये माहौल। कोविड के दिनों में हमने एक ओपन बाजार सजाया है। इस ओपन बाजार की आपको सैर कराएंगे। कौन सा स्टॉल ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा विजिटर आए हैं, उसकी बात भी करेंगे। चूंकि एक ज़बरदस्त इवेंट फॉरेन ऑफिस में मुनक़िद किया गया है, जहां पर पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं उनकी तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं। ना सिर्फ उन एम्बेसीज की तरफ से बल्कि डिफरेंट स्कूल्स की तरफ से, यहाँ पे और जो एसोसिएशंस हैं, विमेन एसोसिएशंस, उनकी तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो ख़वातीन यहाँ पर आ जाएंगी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके जाएंगी। लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ का खाना है सबसे ज़्यादा मज़े का। आइए मेरे साथ। हम आ चुके हैं कजाकिस्तान के स्टॉल पर और यहाँ पर यूं तो दिल चाह रहा है कि जो कुछ भी रखा है इन्होंने वो खा जाएं, चट कर जाएं, कि वाकई उसकी एरोमा इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिशनल फूड यहाँ का क्या है, ज़रा बात हम कर लेते हैं यहाँ के उस कल्चर की जो कि हर घर से जुड़ा होता है। वो कल्चर क्या है? बच्चे को जिस तरह सुलाना है, जो बच्चे को लोरी देनी है, उसे यहाँ पर कहा जाता है लुलाबी। अब वो जो लोरी सुनाई जाती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी परफॉर्मेंस भी इन आर्टिस्ट ने स्टेज पर की थी, तो उनसे बात भी करते हैं उस परफॉर्मेंस से मुताल्लिक। और ये लुलाबीज क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती है, बच्चा क्या वाकई सो जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Thank you. Good morning. It was the great performance by all of you on the stage. What is lullaby? Lullaby, you know, this is a song that's mother song for his newborn baby, and this is a dream wishes to baby to grow up like a healthy, kind, spiritual man. So this is lullaby. Thank you. How are you? Fine, thank you. What do you call this? It's a crown. It's a national. National hat. Okay, it's beautiful. And what do you call this dress? Also national dress. Okay जी, अब जाना हमारे साथ मौजूद हैं, कजाकिस्तान के एम्बेसडर की वाइफ हैं, इस स्टॉल पर मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लुक आफ्टर कर रही हैं। How are you doing today? Yeah, it's amazing, you know, it's first time for me here in Islamabad, yeah, but I think the activities for people, for countries, it's amazing, yeah, it's first time. Now let's start the discussion from chocolates. Are these traditional chocolates? Yeah, it's Kazakh traditional chocolate, yeah, it's very famous, I think, yeah, it's good quality. You should try, yeah, I think. Okay, fine, we'll try that. Which one should I try? Yeah, well, if you want, you know, this Kazakh traditional picture, you know, this is girls, Kazakh girls, yeah. Okay, Kazakh girls. Kazakh girls, you know, I think it's very interesting, yeah. Different color, different style. So you wanna? This is the traditional bread, right? Yeah, this is Kazakh traditional bread and baursaki. Yeah, it's not sweet, but it's very delicious. Yeah. If you want the baursaki. Yes, let's try baursaki जी। Traditional bread try करते हैं कि कितना ज़बरदस्त उसका टेस्ट है। Okay, ज़बरदस्त। Let's try it. It is delicious. You said it's not sweet. It is a bit sweet. Sweet and soft and very nice. Thank you very much. It was nice to be on this stall actually. Thank you very much. Thank you. Thank you. हम आ चुके हैं ईरान के स्टॉल पर और ईरान के स्टॉल पर हमारे साथ मौजूद है ज़हरा। उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हरा, जिस स्टॉल पर हम जा रहे हैं वहाँ पर यूँ तो उनके आर्टिकल्स भी डिस्प्ले हुए हुए हैं और खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ है? यहाँ पर बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्टॉल्स की तो हैंडीक्राफ्ट्स का एक पोर्शन है विच इज़ दिस बिट, और उसके बाद वहाँ पर फूड आइटम्स का है जिसमें से कुछ जो है वो गिफ्ट के तौर पर हैं, जैसे पिस्ता, बादाम वगैरह है, हनी जो कि प्योरली ईरान का है, एंड द लास्ट वन वुड बी फूड जो खाना है। यस, अच्छा, क्योंकि आप हैं इस स्टॉल पर, ये दस्तकारी कह लें इसको, हैंडीक्राफ्ट्स कह लें इसको, तो ये प्राइस रेंज क्या है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा आप देख रही हैं इसमें?
जी, ये तो बेसिकली सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं, यस, लेकिन नॉट फॉर सेल। नो, दिस इज़ नॉट फॉर सेल, यस। लेकिन ये कि अगर इनकी एक्चुअल प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो डिफर करती है हर आइटम का, बिकॉज हर आइटम जो है या हर हैंडक्राफ्ट इज़ डिफरेंटली क्राफ्टेड ना। ये जो है ये कलम जनी होता है, ये बेसिकली हैमरिंग के थ्रू जो है इसको बनाते हैं, प्योरली ये हैंडमेड है, तो इसकी प्राइस रेंज डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन जो कि फिरोजी खूबी है। फिरोज़ा इसमें डला हुआ है, यू कैन सी दैट। फिरोज़ा डला हुआ है इसमें। ये ओरिजिनल फिरोज़ा है, दैट्स वाई ये फिर उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज इसमें तो स्टोन्स आ जाते हैं ना। ओके जी, इसमें फिरोज़ा लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये, ज़बरदस्त गुलदान, बड़ा प्यारा। अच्छा ज़रा ये क्या है? ये सामोवर है बेसिकली, जो उसी रीजन में ईरान, टर्की, किर्गिज़स्तान वगैरह में चाय के लिए इस्तेमाल होता है सर्दियों। बहुत डिफरेंट है, ये गर्म रहती है इसमें। जी हाँ, ये बेसिकली इसमें चाय डालते हैं, चाय दम रहती है, एंड देन इसके अंदर पानी होता है दिस बिट, और ये बिजली से भी चल सकता है, और पहले ज़माने में तो इसको कोयले से चलाते थे, तो पानी जो है वो यहाँ से आता है, एंड देन यू पुट द टीन हियर, चाय यहाँ से आती है, आप उसको मिक्स करते हैं जिस तरह आजकल कॉफ़ी बनती है, बिल्कुल वैसे ही। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है बोन से होता है एंड वुड वर्क है ये, और ये वन पीस नहीं है, ये हर उसका एक पीस अलग से लगता है। जी हाँ, क्योंकि डेफिनेटली ये हैंडी क्राफ्ट है और इसका अपना अलग ही वो होता है, क्योंकि ये बोन्स हैं एंड देन वुड का मिक्सचर है, एंड देन यू कैन सी द कलर्स एज वेल। ये एक पीस अलग अलग पीस इसमें डाला गया है। हैंडीक्राफ्ट से अब हम आ चुके हैं इस तरफ जहाँ पर खाने हैं, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। अब खाने में क्या कुछ है यहाँ पर वो हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हम ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी उर्दू बोलती हैं आप? नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बोलती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैम मुझे प्लीज बताएं, सबसे पहले ये तो मीठा लग रहा है मुझे। ये स्वीट है, ईरानी स्वीट, ज़ाफ़रान वाली है, बीच में ज़ाफ़रान है, पिस्ते है, बादाम है, बड़ी मज़े से। ज़ाफ़रान ओरिजिनल ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान तो बड़ा मशहूर है ईरान का। यस, ईरान के मशहूर है। दूसरा ये है खश्क बादाम जून है, इसको भी खश्क बादाम जून को बीच में अखरूट है, बैंगन है, और लहसुन है, पुदीने है, और प्याज है, वो खश्क है। अच्छा। ये जो खश्क है ये यानी ये नमकीन है? नमकीन है, बहुत मज़े की है। अच्छा। फिर भी हम और कबाब है, चावल है, जूजा है, यानी चिकन है, हमने रख दिए। कबाब हमारा बहुत मशहूर है। कबाब भी मशहूर है, लेकिन ये एक चम्मच जरा ट्राई करते हैं जी कैसा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा ये प्लीज बताएं। एक स्पून ट्राई करते हैं। इसका नाम बड़ा मुश्किल था, क्या नाम बताया आपने? इसका नाम खश्क बादाम जून। खश्क बादाम जून। ये देखें जी, एक तो ये बहुत रिच है, इसमें बहुत कुछ है, इट इज डिलिशियस। मैं पहले से इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है, ठीक है, बहुत मजे की। अच्छा, इसमें बैंगन का बहुत अच्छा फ्लेवर है। बैंगन को हम रोस्ट कर दिए, ठीक है, इसमें बीच में भी अखरोट ज्यादा है। अच्छा, अखरोट ज्यादा है, और इसमें मीट भी ज्यादा है। जी, नमकीन है, खश्क है, और प्याज ज्यादा है, लहसुन ब्राउन कर दिए प्याज। ऐसे ही खाते हैं या रोटी से खाते हैं? ये रोटी के साथ है। ओके, हमने ऐसे खाया। थैंक यू वेरी मच। यूँ तो हर स्टॉल पर जा रहा हूँ वहाँ का जो टेस्ट है वो एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस है। एंशिएंट इजिप्शियन लुक में आ चुका हूँ, और कमेंट मुझे ये मिला कि ज़्यादा सूट कर रहा है। ये तो आप बताएंगे बेहतर कि ज़्यादा सूट कर रहा है। नहीं, वी हैव विद अस मरियम एंड सलमा जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर को। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू मरियम? I'm good. How are you? I am good. So Mariam, this is the ancient Egyptian dress, right? Yes. What do we call this? It is a crown. Just, Okay. Yeah. This is a crown, and what do you call this dress? It is just like a dress, like. Just like a dress. Yeah, okay. it doesn't have a certain name, you know. No certain name, right? Yeah. Okay. How long have you been in Islamabad? I guess for a year and a half. And how is Islamabad treating you? It is good. I love What it. is the best thing about Islamabad? It have a lot of green areas. And it is different from Egypt? No, it is kind of the same, but there is a green areas here, so. Okay, great. Salma, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Have you tried Pakistani food as well? Because you have been in Islamabad. What is your favorite food? Maybe chicken biryani. चिकन बिरयानी की दीवानी, क्या बात है। और Egyptian food का थोड़ा सा, what about Egyptian food? Is there any similarity between Egyptian food and Pakistani food? Or there is a lot of difference. There is a lot of difference. Like what, spices or what? Yeah, all of everything. So you have non-spicy food? Yeah. Okay, so Egyptian जो food है वो non-spicy, वो आगे चलकर हम देखते भी हैं कैसा है। जरा बढ़ते हैं आगे। How
हम आ चुके हैं अब फूड स्टॉल की तरफ और एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट टू पाकिस्तान की वाइफ मैम आलिया is with us. Assalamu alaikum, how are you? I'm doing fine, thank you. You are looking lovely. And you too, look at you. I mean, it's we are having this pharaonic, accessories, and thank you for sharing our accessories. That's so nice of you. I'm also like that. I hope it is suiting me. Yes, I thought you're Egyptian. I didn't know you're Pakistani, but we look alike. We are totally similar. We have like the same feature, the same. When we have Pakistani tourists in Egypt, they keep speaking in Arabic. How come they are talking in English and they are, one of us? So anyway, same here. They talk to me in Urdu. So. As I can tell you, it's a cultural hybridity. Like we take from your culture, you took a little bit. We don't know who took from who, but it's okay. I think we are sharing this kushari one. You can say food has no boundaries, right? Exactly, but we can claim this is a kushari because it's exactly what we have here in Pakistan. It's a combination of rice, macaroni, and lentil, the black one, the lentil, this one. Okay, and this is Chef Gamal from Nubia. He's the one cooking our traditional food. This is from old Egyptian, along with falafel. Falafel is the source of protein that is totally healthy because it's vegetarian. Okay. And here is the falafel. Excuse me, Chef Gamal. ممكن بس نوري الفلافل. Can we show him our falafel? This is it. That is the falafel. And please, you have to taste it. Let's taste it. ये the best part है हमारे segment का कि हम taste कर रहे हैं जहाँ पर जा रहे हैं कि वहाँ का खाना कैसा है. So if it's not tasting good, he will say the truth. He could not hide it. Facial expression never lies. Okay. True that. चलें जी try करते हैं. So we're going to try this one first. Okay. Okay. चलें. Just 1 spoon of this, please. Let's see जी. Okay, a spoon of this as well. Yeah, let's try this जी जिसमें चावल भी है, macaroni भी है, दाल भी. I think मसर की दाल है. Little bit of sauce. And we have masala or a little bit spicy. Would you like? Yes, I like spices. Okay. यूरोपियन यूनियन से जुड़ा एक ज़बरदस्त क्विज यहाँ पर उसका इनेकाद किया गया है. जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ट्राई करते चले जा रहे हैं कि इस क्विज में कितने नंबर उनको मिलते हैं. जो जीतेगा उसे बाद में प्राइज़ भी मिलेगा. जिसने इस क्विज को डिज़ाइन किया, इराना फ्रॉम चेक रिपब्लिक इज विद अस. जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं. हेलो इराना, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hello, I'm doing fine. I love this place. Oh great, Irana, you have lovely eyes. Thank you very much. And you have designed this quiz. How many participants so far? I'm not counting, unfortunately, but I think we have about 50 maybe. 50 participants so far, and it's just, it's 1 p.m. So anything you are liking about this place, this event, apart from this quiz? I like how it's colorful, how many countries participating. It's a lovely day out. And people interacting, this is nice as well, right? Sorry? People interactions, somebody from Pakistan interacting with somebody in Egypt and different places. Right? Absolutely. We actually started the day with a group of students, which was really nice because I felt like, okay, this is, educational and they can learn something about the EU. Great, something to learn about you. Thank you very much, Irana. Have a great day ahead. चलते हैं जी, बढ़ते हैं आगे. इस क्विज में मैंने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं अपनी किस्मत यहाँ नहीं आजमा रहा, मैं वहाँ आजमा रहा हूँ जहाँ मुकाबला होता है पेट का खाने से. आइए. जिस स्टॉल पर जा रहे हैं वहाँ के कल्चर में, ट्रेडिशन में खो जा रहे हैं और फोकस क्या है मेरा? खाना. लेकिन मैं आ चुका हूँ नेदरलैंड के स्टॉल पर. यहाँ और कुछ नहीं है. एक ही गेम ऐसी है जो सबको अपनी तरफ खींच रही है. वो गेम, उसका नाम ज़रा सा मुश्किल है, शूलबक. और ये गेम इट्स काइंड ऑफ कैरम बोर्ड, लेकिन डिफरेंट भी है. खेलनी नहीं आती, ट्राई करके देखते हैं. ये इसकी गोटियाँ कह लेते हैं. ढेर सारी गोटियाँ. और ये जनाब आपने आगे 4 उसके कंपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर आपने इसको भेजना है. पहला ही नहीं गया तो दूसरा भी नहीं गया, कोई बात नहीं. अब ज़रा समझते हैं कि इस गेम में पॉइंट्स कैसे मिलते हैं. ये तो हम थोड़ी सी खेल चुके हैं. नेदरलैंड की एम्बेसी से मोहम्मद साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र जी ठीक. आप कैसे? ज़बरदस्त. इतना मुश्किल नाम शूलबक,
शूलबक एक डच ट्रेडिशनल गेम है और ये नेदरलैंड्स में बड़ी फेमस है, मशहूर है। इट्स ओल्ड गेम और हमने स्टॉल पे लगाया है लोगों को बताने के लिए कि ये शूलबक एक डच गेम है और उसको कैसे खेलते हैं। हमने वो तरीकाकार भी हम लोगों को बताया। खुद सीखी हुई है? यस ऑफ कोर्स। मास्टर है इसके बस मास्टर है हम। क्या बात। अब मुझे बताएं मोहम्मद, ये जो 4 कंपार्टमेंट्स और ये एक यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, इससे क्या मुराद है? ये एक कंपार्टमेंट का मतलब है अगर यहाँ पे आप ये गोल करेंगे तो ये 1 काउंट होगा, 4 पे करेंगे तो 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, 3 पे करेंगे तो 3 पॉइंट्स और 2 पे करेंगे तो 2 पॉइंट्स। लेकिन मैंने तो पहली बार में 4 वाले में डाल दिया था। तो आपने चौका मार दिया, दैट्स मोर देन एनफ। चलें, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और स्टॉल्स की तरफ भी। चला जी, आ चुके हैं हम बुल्गारिया के पवेलियन में, उसके स्टॉल पर, एंड वी हैव विद अस हर एक्सीलेंसी इराना गांटेवम, एम्बेसडर ऑफ बुल्गारिया टू पाकिस्तान। हेलो, हाउ आर यू? Hello, very well. Thank you for coming and visiting the Bulgarians. So glad to have you here. Same here. We are very happy to be here. Irana, just tell me, what is the most famous thing of Bulgaria you have depicted here on the stall? So today we emphasize on the national symbol of Bulgaria. This is the Bulgarian rose. The Bulgarian roses which grow on the territory of Bulgaria are very famous because these are special roses which give oil, and it's used in the production of world's finest perfumery and cosmetic products. And as well, it has become also a national symbol of our country and also of the beautiful nature that we have. What is the potential for business among the two countries, Bulgaria and Pakistan? Is there a potential for business? There is a lot of potential. I can tell you that thanks to the very important geographical location of our two countries, Pakistan could serve as the gate of Bulgaria and other European countries to the Asian market, and Bulgaria, which is also located at the crossroads between Europe and Asia, it could serve as our gateway to the European market. Great, thank you, Rana. Thank you very much. Pleasure. Thank you for being here. Thank you very much. बढ़ते हैं आगे अगले स्टॉल की तरफ। चलते चलते एक और स्टॉल पर, और उस स्टॉल पर जाने से पहले, उस पर विजिट करने से पहले हम उनके एम्बेसडर से और मिसेस एम्बेसडर से गुफ्तगू करेंगे। मैं बात इंडोनेशिया की कर रहा हूँ, द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री। उनके एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी एडम और उनकी वाइफ रेना is with us. तो उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम, how are you, sir? Well, assalamu alaikum. Thank you very much for having me. Great. Sir, the boys performed really well on the stage. We loved their performance actually. You also loved that? Yeah. Well, thanks, and certainly we are very proud of, you know, these all students of Indonesia who are studying in Islamabad actually. So they are part of the Indonesian diaspora who help to promote Indonesia. And today we have Indonesian style to show to the public in Pakistan the handicraft produced by Indonesia, and also the garment produced by Indonesia, like the ones that my wife wearing now, and the one that I'm wearing now. This is what we call it a batik. Batik is a design specially made by Indonesians because of the technique is quite different than the original garment. But are all the stalls have you visited apart from Indonesia, or you're just here at this stall? No, I take a look at the stall. I think this is a good opportunity for me, and also I think for the people who are visitors of these events to try to look different countries who are participating in this bazaar, because I think with that then you will know more about the traditional cultures of the country's friends of Pakistan's, like the Indonesia. So I would certainly invite Pakistan people to visit Indonesia and through the pavilion in the Mofa in this bazaar. Great, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. जब मैं यहाँ पर आया, एक बात आपसे की थी, जो ख़वातीन यहाँ पर आ रही होंगी, जेबें खाली करके जा रही होंगी। डॉक्टर आयशा, हेड ऑफ रेडियोलॉजी पिम्स यहाँ पर है। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहबा क्या लग गए पैसे? क्या जवाब था उनसे पूछते हैं। वाकई ऐसा हुआ? लग गए। अब कुछ स्टॉल रह गए, अब और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, और वो वाकई इतनी अच्छी चीज़ें हैं और वो है, और पर्स सब खाली हो चुकी है।
बाकी तमाम खवातीन की तरह। तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या प्रोफेसर हो, लेकिन खातून तो है ना। थैंक यू। क्या वाकई आपके साथ ये हुआ कि फैमिली आपको छोड़ के इधर उधर हो गई है कि आप उनसे भी कहेंगे चलो सारे पैसे लगाओ इधर आप? वाकई ये हुआ है, उस वक्त से कभी फोन कर रही हूँ, कभी उधर हाथ हिला रही हूँ, कभी इधर, सारे चले गए। उन्होंने कहा पास आए तो बस गए। बेस्ट स्टॉल किस मुल्क का लगा? एक तो आई रियली थिंक इंडोनेशियन स्टॉल के ब्यूटीफुल हैं इनके पर्सेज एंड ऑल दैट, और जो बांग्लादेश की पर्ल्स है, और थाईलैंड का फूड। थाईलैंड का फूड, वी आर ऑन सेम पेज एक्चुअली। चले प्लीज आप बाकी में स्टॉल एंजॉय कीजिए और हम लेकर चलते हैं आपको आगे। थैंक यू। फलस्तीन के लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ जो वहाँ डांस किया, बड़ा मज़ा आया म्यूज़िक के साथ, ये गुम्बेश पहनकर। अब मेरा दिल यही चाह रहा है मैं इसी को पहन के बाकी पवेलियंस का दौरा करूँ, लेकिन चलें एम्बेसी ऑफ फ़लस्तीन से मोहम्मद आदिल साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हयाकल्लाह अखी, मोस्ट वेलकम ब्रदर। थैंक यू। आदिल, उर्दू बोलते हैं आप? मेरा उर्दू चलो मतलब गुजारा, लेकिन जैसा आप लोग नहीं, लेकिन ठीक है गुजारा। ठीक है गुजारा, लेकिन काफ़ी अच्छा उर्दू। अच्छा आदिल, व्हाट इज़ the best thing about Palestine at this point, at this stall, that you are depicting to everybody who is visiting this stall? Yes brother, सबसे अहम चीज़ हमारे लिए that फ़लस्तीन सबसे मतलब पहला किबला, और हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला चीज़ we want to show पाकिस्तानी brothers that बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन लोग के लिए नहीं, बैतुल मक़दिस मुसलमान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, एवरीबॉडी के लिए, क्योंकि पैगंबर सिर्फ फ़लस्तीन लोग के लिए नहीं, पैगंबर फॉर एवरीबॉडी, फॉर मुसलमान। सो वी वांट टू शो दैट फ़लस्तीन इज हैविंग पहला किबला, और माइंड यू पहला किबला वॉर फॉर 16 महीना, मतलब सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रेइंग सिर्फ एक महीना का बैतुल मक़दिस की तरफ से नहीं, 16 महीना। ये बहुत बड़ा चीज़ यार, नंबर 1। नंबर 2 यार, शब रात खाना काबा से या मक्का से नहीं गया, वो बैतुल मक़दिस आ गया, और बैतुल मक़दिस से आसमान गया और वापस गया बैतुल मक़दिस। ये किस लिए? इसका मतलब यार फ़लस्तीन वाकई होली ज़मीन, इम्पोर्टेंट ज़मीन, और इफ़ पाकिस्तानी या एनीबॉडी मुसलमान फाइट फॉर फ़लस्तीन, ये अब के लिए, क्योंकि बैतुल मक़दिस मुसलमान के लिए, फ़लस्तीन के लिए नहीं। दूसरा चीज़ यार, हमारा पास सबसे पुराना सिविलाइजेशन अभी कौन जानता? मेरे शहर का नाम हेब्रोन अल खलील, पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब्र, इब्राहीम, इसहाक, याकूब, दाऊद, यूसुफ। सो मेरी शहर का अल खलील 5 पैगंबर कब्र, और ये इब्राहीम मेरी पैगंबर सिर्फ या पाकिस्तान के लिए, मुसलमान के लिए। इसका मतलब मेरी शहर और भी हेब्रोन इम्पोर्टेंट होली लैंड फॉर पाकिस्तानी, एज पाकिस्तानी यू कैन क्लेम आदिल आपका शहर मेरी शहर। बिल्कुल हकीकत बात है यार, बात है। और ये हम शो भी करते हैं आदिल, कि जब हम बात करते हैं ना कि कश्मीर का मुकदमा जिस तरीके से हम लड़ते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मक़दस के लिए मुसलमान उम्मा लड़ती है, क्योंकि चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, हमारी कॉज है। कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा आगे भी चलते हैं, आगे आ चुके हैं, खाने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा एम्बेसडर साहब साथ हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, बट लैंग्वेज बैरियर है तो हम आदिल साहब की खिदमत ही लेंगे। अहमद रुबई, हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ फ़लस्तीन टू पाकिस्तान इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, ग्रेट। Adil, I wanted to know that how important these events are, these stalls are, that Palestine is depicting its culture, tradition, food, and above all, solidarity. Of course. سعد سفير بسأل حضرتك إنه ليش بتعملوا هذه الحاجة؟ يعني هل بتعملوها عشان بدكم تتعاونوا مع باكستان، أو شو المقصد من هذا المعرض؟ يعني it's very wonderful day, and we thanks Pakistan for all support to Palestine. We are joint foreign office for this event. It's very important event, and another thing is it means we can put our culture, food culture, our museum, and our pictures for Ula Qibla al-Masjid al-Aqsa, and for our culture, to present it to Pakistani brothers and sisters. It's very important, and to know
how another countries, the culture of another countries, and especially Pakistani culture is amazing things here in Pakistan. Is different culture from the south and to the north to another places. Anything you want to say about our Prime Minister Imran Khan? First, I present all respect to His Excellency Janab Imran Khan Sahib and for all government of Pakistan. They support us for everything. They make many things to support Palestine, especially in the last time when Israeli occupation attacked Gaza. They're doing everything. It's the first president call our president, His Excellency Mahmoud Abbas. He is the leader of Ummah Islami, believe me. Palestine, Pakistan, bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We would like to thank Pakistan TV. We would like to thank you and all the members. Zindabad. Thank you. Thank you very much. So many stalls. Last but not the least, Thailand. आखिर में क्यों आया? क्योंकि सोच लिया था सबसे ज़्यादा मैंने थाईलैंड के स्टॉल पर जाकर ही खाना है, बिकॉज थाई फूड इज़ वेरी फेमस. बहुत रश है यहाँ पर. और चक्रीत, हिज एक्सीलेंसी चक्रीत यानी थाईलैंड के एम्बेसडर टू पाकिस्तान यहाँ पर हैं अलॉन्ग विद हिज फैमिली. और फैमिली ने किसी और स्टॉल पर जाकर भी शॉपिंग की, वो भी मैं उनसे जानूंगा. उनसे करते हैं गुफ्तगू. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? Salam. Thank you. Thank you. How are you, ma'am? Thank you. Good. Thank you. Thank you. First of all, congratulations because it's a huge rush on your stall. Thank you. Yeah. Thank you. That shows that Pakistani people love Thai food. Thank you. We also love Pakistani food as well. So we are glad to be here to support the Pakistani Foreign Women Association, and this is for the charity. So we have all the food from my resident and also from the Thai community and the student to come to participate and help raise the fund. Great. Ma'am, please tell us what are all the foods here at your stall? Yeah, today we have tom yum spicy soup with prawn or chicken, and green curry chicken, and pad thai with chicken. Yes, and we have papaya salad. Wow, papaya salad as well. Yes, papaya in here and in Thailand. Yes, we have pumpkin in coconut milk. Oh, let's try this this pumpkin with coconut milk. Yes, yes, yes. Let's. It's also very popular. Okay, so this is very popular. Indian, we can find it here. Oh wow. We can find it here in Pakistan. So it is. It's very sweet. It's a bit hot. Yes. Oh. Sweet and sour. Yeah. Yes. Delicious. Yes. Do you also cook? Oh, it's for. But do you cook? General, do you cook? Oh, yes, yes, a little bit, yes. Little bit. Actually, it's my personal chef. So you cook for her? I do some cooking as well, and also my daughter enjoy cooking. Yeah, she enjoy the food and you cook. Yeah, actually we enjoy both. We enjoy food, and then we cook, and then she might do some dishes. Eggplant in the green curry, right? Exactly. And all the ingredients come from our garden in the embassy. So I think it is a good combination. It represents the friendship between Thailand and Pakistan. Very true. When we think about shopping, when we think about eating, when we think about roaming around and enjoy traveling, Thailand is the first thing that comes to our mind actually. So when you come here, तो यहाँ पे तो आके सिर्फ और सिर्फ खाने के ही दीवाने आपको मिलेंगे. तो यहाँ से मैं करूँगा आपको अल्लाह हाफ़िज़ इस फैमिली के साथ. लेकिन एक फूड रह गया था मेरा, वो मैं ट्राई करूँगा. बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बड़ा एंजॉय किया. बहुत स्टॉल्स रह गए. पेट ने इतनी ही इजाज़त दी कि इतने ही स्टॉल्स पर जाकर इतना खा सके. जो गुंजाइश रखी थी वो इस करी के लिए रखी थी मैंने. और देयर यू गो, दैट प्रॉन एंड चिकन करी. Yes, it's the prawn tom yum. Prawn tom yum. It's a bit spicy as well. चलें जी, आपको अल्लाह हाफ़िज़ करें, हम ये खा रहे हैं. अल्लाह हाफ़िज़.
क्या बात है जी। तो ये फिर आपने तो खूब सारी इंजॉयमेंट की, और ये हम लोग जब सेगमेंट देख रहे थे तो ये डिस्कशन चल रही थी क्या खाया क्या किया और कैसा था। और मैं अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने वो खाने ट्राई क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरे ख्याल से आप एक होता है ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पर आपको शेफ का बनाया हुआ मिल रहा है। यहाँ पर ये है कि वो लोकल्स जो कि उस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हैं उनको भी पता है कि स्पाइसेस क्या है क्या नहीं। मतलब आप कहते हैं मैंने थाई फूड ट्राई किया, वो बंदे आप थाईलैंड गए थे, नहीं मैंने पाकिस्तान में थाई फूड ट्राई किया है। तो वो एक उसकी अपनी ही फेस्टिविटी होती है। एग्जैक्टली जी, ये तो ज़बरदस्त बात है। जो ट्रेडिशनल फूड है वो अब खाने का मौका मिल जाए पाकिस्तान में तो क्या बात है। ना वीज़ा लगवाया ना टिकट कटाया, थाईलैंड का खाना भी खाया, इजिप्ट का खाना भी खाया, अज़रबैजान का भी खाया आपने तो, और इसके अलावा आपने कहाँ का खाया? इजिप्ट का खाना खाया आपने, काज़ाकिस्तान का भी खाया। अच्छा वेरी गुड। पैलेस्टाइन का भी खाया। सना बता रही पैलेस्टाइन का। सना आपने पैलेस्टाइन का खाना खाया था? हाँ वो कह रही है फुटेज नहीं है, और बहुत वो कह रही है कि क्या था पैलेस्टाइन के खाने में? फलस्तीनी खाने में ना वो ग्रेप्स के लीव्स के अंदर चावल थे, रैप हुए थे और बहुत जबरदस्त थे। वो तो मैंने अपनी वाइफ को भी जाके खिलाए और अपने भाई को भी खिलाया जाके, तो इतना जबरदस्त। आपको होस्ट के लिए भी लिया था, वो अलग बात है, वो दिन किसी और को कर रही थी। आप कीटो डाइट नहीं कर रही थी? नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं चख सकती थी। नहीं, कीटो डाइट आपने रिलीजियसली करनी है, हम साथ देंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे सर यहाँ पे। मेरी कीटो खत्म हो गई है, शुक्र नहीं हुई, 30th को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं आज ही से उसको खत्म करी और बायकॉट कर रही हूँ, क्योंकि उसकी रीजन हम लोग बाद में डिस्कस करें। बट एनीवेज हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी प्यारी सी मेहमान शख्सियत हमें लाउंज में ज्वाइन कर चुकी हैं। और इस बार जब हम बात करने जा रहे हैं तो वही बात आ गई ना कि हमने वैसे तो उन्हें पहले भी प्रोग्राम में इन्वाइट किया, तो तब हमने उनसे बात की थी कि किस किस्म का मेकअप होना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, किस किस्म की बेसिस होनी चाहिए। लेकिन जब हम इनके हवाले से बात करते हैं ना कि हमने लगाना क्या है, हमें क्वांटिटी का पता होना चाहिए, हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि क्या आपको इसकी नॉलेज है, क्या आप उस चीजों का इल्म रखते हैं। ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसी ना किसी सैलून में तो चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस हमें बुरा इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता कि आया कि वो जो खातून वहां पर हमें बनाओ सिंगार के लिए खड़ी हुई हैं, क्या वो इसकी एजुकेशन लेकर आई हैं। मैं यहाँ पे किसी डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक सर्टिफिकेट, एक नॉलेज सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है। और इवन आप काम के दौरान अपने आप को अपग्रेड करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स का भी हिस्सा बनते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स हो या फॉर दैट मैटर आपको बाहर भी जाना पड़े। तो ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ क्या कराऊँ, स्टाइलिस्ट का हूँ, फैशन डिजाइनर का हूँ, शेफ को ऑलराउंडर कहते हैं, नाजिया मलिक। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। इतने आपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए? बिल्कुल किए। और क्यों किए? सबसे पहले तो जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने किया था अपना स्टार्ट मेकअप से किया था, ठीक है। तो मेकअप से मैंने उस वक्त सीखा था, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, उन्हीं से मैंने मेकअप सीखा। लेकिन उस वक्त कुछ सर्टिफिकेट नहीं आया हाथ में, क्योंकि वो खुद सीख कर आए, उन्होंने मुझे भी सिखा दिया। फिर मैंने एज अ होस्ट ज्वाइन किया टीवी। तो जब होस्टिंग ज्वाइन की तो उस वक्त भी मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पर हमें एक आसानी हुई थी। अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन अब ये कि लोग ज़्यादातर मैस कम्युनिकेशन से आते हैं। उस वक्त मैस कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, स्कोप नहीं था, लोग नहीं पढ़ते नहीं थे, या इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को अंदाज़ा नहीं था, वो सर्टिफिकेट्स नहीं होते। तो हमें हमारे चैनल वाले ही हमें वर्कशॉप्स दिलाते थे फॉर द होस्टिंग। तो वो हमें एक बहुत, अभी भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो हमें बड़ा एक फ़ायदा होता है। फिर मैंने जब कुकिंग शो ज्वाइन किया तो मैंने कहा अब यहाँ पर मुझे कोई कमी लग रही थी। वहाँ मुझे कमी ये लगी कि मैं एक चैनल पर आ रही हूँ और मैं होस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस कुकिंग के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि मैं घर पे कैसे कुकिंग करती हूँ, या मेरी जो शेफ़ हैं वो कुकिंग कैसे कर। मैंने कहा इसलिए सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। सो मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, 1 साल का कोर्स किया वहाँ से, और मैंने सर्टिफाइड होगी। उसके बाद मुझे उससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हुए, फ़ायदे मैं बाद में बताऊँगी। फिर मेकअप्स की जहाँ तक बात आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे अभी मैं ये बात कहूँगी कि मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में अभी तक कोई भी बहुत अमेजिंग सर्टिफिकेशंस मेकअप पे नज़र नहीं आती हैं। अच्छा। बहुत सारे फ्लॉज हैं। हर कोई आ गया, हर कोई आके कहता है जी हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमें मेकअप आता है, हम मेकअप सिखाते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स इन मेकअप, ठीक है। एक चीज़ नहीं होती है। एक आपका जो है आपकी स्किन आ जाती है, आपके जो है आपके कलर आ जाता है, आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, हाइजीन इन्वॉल्व होती है। तो ये फिर मैंने बाहर जाकर दुबई से और लंदन से कोर्सेज की, और अभी भी करती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, ऑन एंड ऑफ। कोविड की वजह से नहीं गए, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह।
तो इसमें जो कमी मुझे लगती थी कि जब आप पढ़कर कोई चीज़ आते हैं ना तो आप बड़े मजबूत हो जाते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप मास कम्युनिकेशन के बच्चे देख लें, वो जब आते हैं पढ़कर आते हैं तो उनकी एक मजबूती मुझे और ही नज़र आ रही होती है। या जो कराची में बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बच्चे जो हैं जब एक्टिंग सीख कर आते हैं तो वहाँ पर वो भी उनका भी ये सीन है कि वो लोग बड़े मजबूत होकर आते हैं। तो सर्टिफिकेशन होना आपको एक तो इम्पॉर्टेंट आपके अपने लिए कि आपने जब किसी जगह पर जॉब के लिए जा रहे हैं तो उस शख्स को पता होगा कि ये शख्स ने पढ़ा हुआ है, इसको पता है इस बारे में। मुझे इसके एक्सपीरियंस से ज़्यादा पहले इसके मैंने देखना कि इसकी डिग्री है, इसकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, मतलब ये एजुकेशन इसकी है, काबिलियत है इसमें, मतलब वो काबिलियत उसकी फर्स्ट आ जाती है, फिर उसके एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए प्लस पॉइंट है। सही। कहीं पर भी आप जाएं तो उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट उसके लिए जो आता है वो उसकी सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं और उसके लिए फ़ायदा। पाकिस्तान में नहीं, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है किसी को, वहाँ जाके जॉब लेनी है तो उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि क्योंकि आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पता है, ये एक कहते हैं ना, एक वो सबूत है एग्जैक्टली। तो एक सबूत होना आपके पास जरूरी है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम सैलून्स में जाते मतलब रेडी होना ओके फाइन, एक होता है मेकअप आर्टिस्ट। लोग समझते हैं जैसे मेकअप आर्टिस्ट है तो शायद हर फन मोला है, लेकिन वहां पर फ्लॉज क्या आते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप कर सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट जो आपकी हेयर में एक्सपर्ट होता है, आपकी जो स्किन एक्सपर्ट होता है वो आपका ये कॉस्मेटोलॉजी भी आ जाते हैं, एग्जैक्टली उसमें देखता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक टर्मिनोलॉजी है मेकअप आर्टिस्ट को बोल देना कि जैसे वो सब कुछ कर सकता है। व्हाट्स दैट मीन? हाँ एग्जैक्टली, इस चीज में मैंने हमेशा अपने आप को स्पेसिफाई रखा हुआ है। मैं कहती हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, क्या कि स्टाइलिंग भी देते हैं हम, पूरा मतलब स्टाइलाइज करते हैं कि इस तरह का लुक एक पूरा होना चाहिए। That includes hair as well. Exactly. और मेकअप आर्टिस्ट, लोग कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट ओ ये पता नहीं, ये तो मेकअप आर्टिस्ट तो एक मतलब इसको बहुत ज़्यादा ना, एक वो जब तक आपका एक सैलून ब्रांड नहीं होगा, आपको मेकअप आर्टिस्ट का एक ब्रांड आप नहीं, जबकि आप अगर बाहर जाएं तो वहाँ पर यही वाली चीज़ कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिकेशन है, एक अपनी एक पूरी उनकी एक अपना डिपार्टमेंट या नॉलेज उनकी एक अपनी होती है। मेकअप आर्टिस्ट की पूरी एक डिफरेंट काम है। हेयर जो आप कलरिंग कर रहे हैं उसका बिल्कुल अलग है, ट्रीटमेंट अलग, नेल का अलग है, बिल्कुल नेल स्पास अब आपने देखे हैं कि आ गए हैं, तो उसका नेल का बिल्कुल अलग काम है। कॉस्मेटोलॉजी आ जाती है फिर, जिसमें जो आपके फेशियल्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, उसकी हर एक की अलग पढ़ाई है, उसकी एक अलग एक नॉलेज है, अलग आपको उसको समझना है। और अच्छा मेकअप आर्टिस्ट पे अगर मैं अपनी इस पे आती हूँ तो जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हम एक चेहरे को पहले पूरा एक पढ़ते हैं कि ये चेहरा जो है ये कैसा है, इसके ड्रूपी आइज़ हैं, इसकी लिफ्टेड आइज़ हैं, इसका चेहरा गोल है या इसका चेहरा लंबा है, तो उसको हमें डिफ़ाइन कैसे करना है। इसकी फिर स्किन कैसी है, लाइटर टोन है, डार्कर टोन है, अच्छा इसका जो है स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, क्या स्किन क्या है, मतलब पूरी एक साइंस है, ये पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है इसको। ये तो मैं अभी आपको सिर्फ अपना इसकी एक बात बता रही हूँ, अपनी जो मेरी फील्ड है। मुझे फ़ायदा कैसे हुआ? मुझे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि जब मैं लोगों को पढ़ा भी रही होती हूँ, मैंने अब एजुकेट भी करना शुरू कर दिया है, तो जब मैं मेकअप पढ़ा रही होती हूँ तो लोगों को बड़ा डिफरेंस लगता है और ये कहते हैं अच्छा जो सोशल मीडिया में हमने देखा था वही चीज़ बता रही हैं, तो वो एक आपको एक डिफरेंट शीट आपको पता चलता है। कहते हैं हमें वहाँ से वो सिर्फ देखने को मिलता है, लेकिन जब आप पढ़ाती हैं तो हमें अलग चीज़ लग रही होती है। तो वो एक आपका जो होता है ना, एक तो स्पेसिफाई कि आपको पता है कि आप अगले को क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। सेकेंडली ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपके दूसरे लोगों से सबसे ज़्यादा होता है। जब हम किसी शो में भी जाते हैं तो मुझे पता होता है कि अगला शख्स हाँ गलत बात कर रहा है और उसको भी पता होता है कि मैंने गलत बात की तो यहाँ से पकड़ाई हो जाएगी क्योंकि इसके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट वाले को आप गलत नहीं कह सकते हो। एक डॉक्टर है और एक वो बंदा जो खाली ऐसी बात कर रहा है, हाँ तो डॉक्टर है और डॉक्टर है, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना। अगला शख्स तो कहेगा कि आप तो खाली मतलब एक से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत डिफरेंस आ जाता है इन चीजों में। अच्छा जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो नाजिया हम जब आई मेकअप देख रहे थे, कुछ लोगों की आंखें अच्छी भली होती हैं लेकिन उनका मेकओवर इस तरह से कर दिया जाते हैं कि वो या तो छुप जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ जो आई लैश लगाने का रिवाज है, बाजुकात हमारी अपने बहुत सारे सैलून्स की मेकअप स्टाइलिस्ट ऐसी होती हैं कि लैश को इस तरह से लगाती हैं कि वो आंख
अजीब बंद हो जाती है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि लेंथ क्या रखनी है, या अगर जरूरी नहीं है कि अगर आपने बॉक्स में से पूरी लैश निकाली उठाकर आप पूरी पेस्ट कर देंगे। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि इसमें जो है ये देखें, ये भी एक अगेन एक थ्योरी होती है हर चीज की। आपकी आंख की शेप क्या है, आपकी आंख बड़ी है छोटी है, उस पर गैप कितना है, ड्रूपी है नहीं है, होडिट तो नहीं है, और लैशेस भी बहुत तरह की इसीलिए तो बनाई गई हैं। हर आंख के लिए अलग लैश है, हर आंख के लिए वो अलग अलग लैश होती है, हर आंख पे एक जैसी लैश नहीं यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह ही जब मैं होस्ट कर रही होती हूँ, मेरे सामने अगर कोई ऐसा शेफ आ जाए जो शेफ नहीं हो, सिर्फ घर से उठ कर आया होता है, तो मैं उसको बहुत सी चीज़ें वहीं पर ही टोक देती हूँ। मैं अपना एक शो कर रही हूँ जिसपे हम लोग मेकअप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें मैं सीरियसली मैं मेकअप आर्टिस्ट को मैं कहती हूँ ये नहीं करना आपने, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कट। मैं लिटरली, क्योंकि लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है, उनको पूरी पूरी चीज़ें कभी समझाती हूँ मैं कि देखिए आपने ये इस तरह बात करनी है, पूरा होमवर्क लिख कर देती हूँ कि आपने ये सवाल होंगे, चीजें होंगी, इस पे आपने बात मतलब करना है। जो आपके शो में आ रहे हैं ना, वो सीख कर जा रहे हैं, वो सीख कर। और कुछ ऐसे होते हैं जो जब मैं देखती हूँ कि वो एजुकेटेड होते हैं तो वो उनको जो है उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये कि हमने कहाँ पर ये फायदा होता है, एक तो ये कि आपकी जॉब लेने में फायदा होता है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरा ये कि आप बाहर के मुल्क अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर, इससे आपको फायदा होगा। तीसरी चीज, अगर आप बाहर के मुल्क जाके जॉब भी लेना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ईजी हो जाएगा जॉब सिक्योर करना। एग्जैक्ट, जॉब सिक्योर। इसके अलावा है कि आपने कितनी दर्जन सर्टिफिकेट जमा की अब तक और आपका कितना एक्सपीरियंस है? ये आपको शोएब बताएंगे। देखिए मैं तो बता दिए इतने, मुझे तो पता है। लेकिन मैंने फैशन डिजाइनिंग में भी लिया है, मैंने होस्टिंग में भी ऑफ कोर्स हमने वर्कशॉप्स लिए तो उस पे भी हमें जो है सर्टिफिकेट्स मिलते थे। इसके अलावा ये कि मेकअप में, देन हेयर, ऑफ कोर्स मेकअप और हेयर अलग अलग मैं बिल्कुल यही कहूंगी। इवन अब मैंने आईलैश, माइक्रोब्लेडिंग ये सब भी सीखा तो उसके भी सर्टिफिकेट्स लिए। फिर शेफ एंड फैशन डिजाइन बता दिया ना मैंने। हाँ, प्रिंट मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें भी मैंने लिया है, फोटोग्राफी एंड व्हाट एल्स। अभी वैसे आप ट्रैवलिंग की तरफ भी आपका खासा इंटरेस्ट है। ट्रैवलिंग में तो मुझे बहुत अच्छा, आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती है, उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं तो ये वीडियोस जो आपकी छोटी-छोटी वीडियोस क्या आप दिखाते हैं, अच्छा ये आपने प्रोडक्ट इस तरह इस्तेमाल करने तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये तो आपने बता दिया वीडियो में, लेकिन जो इंस्टाग्राम की वीडियो है या यूट्यूब की वीडियो है, ये वीडियो की सिग्निफिकेंस क्या होती है? क्योंकि जाहिर है जब आप वीडियो देखते हैं तो आप उस तरह नहीं समझ पाते जब आप उसको पढ़ते हैं या उससे समझते हैं जिसने पढ़ा होता है। बिल्कुल, यही मैंने आपको भी बात बताई। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी लेकिन हमें उस तरह समझ नहीं आया। वो मजा तो आया, वो देखकर मजा तो आता है। वो मैंने कहा देखो, इस पे बेसिकली ये है कि जब आपको कोई समझा रहा होता है ना, जब कोई आपको बताता है, समझा रहा वो एग्जैक्टली वो एक अलग बात होती है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठ के कोई बात समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वो एक अलग चीज होगी। अगर मैंने वीडियो में एक 2-3 मिनट के क्लिप में मैंने बात कर दी, शायद वो उतनी क्लैरिटी से नहीं आप बता सकते हैं जितनी आप एग्जैक्टली 1-to-1 इंसान बैठ के एक दूसरे को बात कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी फिर वही वाली बात कि आपने अगर देख तो लिया, आपने समझ भी लिया, आप काम भी करने लग गए, लेकिन आप जब कहीं जॉब के लिए जाएंगे आप क्या करेंगे? आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं। क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंस है? क्या इसमें इस तरह भी फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने डिग्री कोई और पढ़ी है, अब ज़ाहिर है बदल रही है दुनिया, आपने किसी और फील्ड में एक्सेल करना है, कमाना है आपने, और आप सोचते हैं अच्छा मैंने तो 16, 18, 20 साल तो किसी और पढ़ाई में लगा दी, तो मैं ये करता हूँ, चलो चूंकि मेरा इंटरेस्ट है, 1 साल का मैं एक कोर्स करता हूँ, फिर मैं इस जॉब में एक्सेल करूंगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इस सर्टिफिकेट की। बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने देखें, बाज़ लोग होते हैं अपने इवन बिजनेस स्विच कर जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर बिजनेस स्विच भी कर रहे हैं तो आपको उसकी थोड़ी सी नो जरूर होनी चाहिए। आपने अगर उसको इस तरह से नहीं आप पढ़ पाए हैं या आपको नहीं समझ पाए हैं, तो कम से कम आप उसको किसी ऐसे शख्स के साथ आप काम ज़रूर करें कि जो एक्सपीरियंस इंसान हो। फिर वही वाली बात है कि आप अपने आप को मनवाने में टाइम लगेगा, जो पढ़ लिख कर आएगा उसको टाइम नहीं लगेगा, और जिसको जो पढ़ लिख कर नहीं आएगा उसको टाइम लगेगा। और फिर जब पढ़ लिख कर आएंगे, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, तो वैसे ही अच्छी आउटपुट हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये फर्क है। तो हुनर और तालीम साथ साथ बहुत जरूरी हो जाती है। हुनर और तालीम, हुनर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही है, तालीम भी उसके साथ ज़रूरी। अब ऐसे अच्छा, ये तो हमने अपनी बहुत सारी बात कर ली। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप कारपेंटर हैं, अगर आपने जो है मैकेनिक हैं और टेलर हैं,
आप में से कोई भी ऐसे लोग जो हैं कराची में, तो क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, तो कराची में तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे इदारे हैं जहाँ पर लोग बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ रहे हैं वो लोग, लेकिन उससे फ़ायदा उनको ये हो रहा है कि वो अगेन मजबूत बनकर निकल रहे हैं। अगर वो कहीं जॉब किसी इंडस्ट्री में भी जाकर करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है। बल्कि वो ऐसे इदारे हैं अब तो वो सिखाते भी हैं और साथ में वो गाइड करते हैं कहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है फॉर द जॉब। थैंक यू नाज़िया, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कितना जरूरी है ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेट्स। नाज़रीन, यही होता है एक होस्ट का फायदा जब वो आपके शो में गेस्ट हो। क्या बात है। आती रहा कीजिए, आऊंगी जब भी इस्लामाबाद आऊंगी। डन हो गया। चले मुलाकात करेंगे कल अपने नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए। एक बात और, एहतियात दोबारा करनी है और ज्यादा करनी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरा अभी टला नहीं है।